जिसमें हमें बात करना है कि पहले कि एब्जॉर्प्शन एग्जैक्टली क्या होता है। एक होता है हमारा एंट्रिक रूट, दूसरा होता है हमारा पेरेंटल रूट और तीसरा होता है हमारा टॉपिकल रूट। ड्रग जो है वो किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रहा है, किस तरीके से एब्जॉर्ब होगा, किस तरीके से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। इस लेक्चर में हम आपसे बात करने वाले हैं बायोफार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में दूसरे टॉपिक की। सबसे पहला जो हमारा लेक्चर था वो था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स के ऊपर। ये जो लेक्चर रहेगा हमारा ऑन द टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, की एब्जॉर्प्शन किस किस मैकेनिज्म के थ्रू हो सकता है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ जानकारी दे देना चाहती हूँ मैं, जैसे कि फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को अगर आप लॉगिन करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जैसे कि हमारे फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पे बहुत सारे बैचेस हैं, हो सकता है कुछ बैच आपके काम की हो, और हमारे पास कुछ टेस्ट सीरीज भी हैं जिससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो आप फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के लिए आप दिए गए QR कोड पे स्कैन कर सकते हैं। फार्मेसी इंडिया के पास खुद की वेबसाइट है जिसका लिंक है www.pharmacyindia.co.in। आप पूछोगे मैम इस वेबसाइट का इंपॉर्टेंस क्या है, हमें क्या क्या चीजें मिलेगी इस वेबसाइट से। तो इस वेबसाइट पे हमें मिलती हैं लेटेस्ट अपडेट्स, कोई भी अगर फार्मेसी रिलेटेड, फार्मा रिलेटेड कोई अपडेट आएगा वो आपको मिल जाएगा। आपको मिल जाएंगे क्विज, डेली जॉब अपडेट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, करंट अफेयर्स, सब्जेक्टिव ब्लॉग्स और कॉलेज डिटेल। कॉलेज डिटेल से मेरा मतलब है कि अगर आप बी फार्म के स्टूडेंट्स हैं और आप एम फार्म के लिए कॉलेजेस देखना चाहते हैं कि यार मैं एम फार्म कहाँ से करूं या फिर डी फार्म कहाँ से करूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगी। और प्रीवियस ईयर MCQs भी मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल रहे हैं हर एक एग्जामिनेशन के। तो वाई नॉट कि आप इस वेबसाइट पे जाके एक बार एक्सप्लोर ही कर लो, क्या पता कुछ चीजें आप मिस कर रहे हो और आपके फायदे की वहां पड़ी हो। अब इस वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे भी QR कोड गिवन है, इस पे आप स्कैन करके जा सकते हो, डायरेक्टली विजिट कर सकते हो। फार्मा रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर कोई भी PPT हम पढ़ा रहे हो, ये सारी चीजें आपको हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप साथ ही साथ टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और जिसका जो QR कोड है आपके स्क्रीन पे विजिबल है। फार्मेसी इंडिया के पास इंस्टाग्राम और यूट्यूब भी है। यूट्यूब जिससे आप अभी हम मेरी लेक्चर देख रहे होंगे, और हमारा QR कोड दोनों चीज के लिए अवेलेबल है। तो आप हमारे यूट्यूब साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी जरूर जुड़िए। तो ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई कि अच्छा कहाँ कहाँ हम अपने सोर्सेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज बच्चों जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल डॉक्यूमेंट एक फॉर्म गिवन होगा, उस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा। अब उस फॉर्म को फिल करने से क्या फायदा होने वाला है कि आपको पता चलेगा कि कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है या फिर क्या चीजें आपको ध्यान में देनी है। इस गूगल फॉर्म को जैसे ही आप फिल करोगे, आपको कौन सी अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, तो ये सारी जानकारी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया गूगल फॉर्म के बारे में। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमें बात करना है कि पहले कि एब्जॉर्प्शन एग्जैक्टली क्या होता है, और दूसरी तरफ बात करेंगे कि उसका मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन का क्या क्या होते हैं, कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं जिससे ड्रग्स एब्जॉर्ब होते हैं। बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी ताकि आप सेमेस्टर एग्जाम में हूबहू बस वो पॉइंट्स लिखते हुए जाओ। ठीक है, एब्जॉर्प्शन मैंने आपको बात कर लिया कि एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि ड्रग जो है आपने जहां से इंटेक क्या किया, ओरल डोसेज फॉर्म अगर मान लो एक टैबलेट है, ये एक टैबलेट है, टैबलेट को आपने इंटेक किया, टैबलेट को इंटेक कर लिया। ठीक है, तो टैबलेट को इंटेक कैसे करोगे, ओरल माउथ से करोगे। तो माउथ क्या हो जाएगा हमारा, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। और फिर वो माउथ से क्या होगा, माउथ तक ही रहेगा नहीं, वो ईसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक तक पहुंचेगा, और स्टमक के बाद वो वहां से एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में पहुंचेगा। ब्लड को हम सिस्टमिक सर्कुलेशन भी कहते हैं। तो ड्रग जो है हमारे साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया को, पूरे प्रोसेस को हम ड्रग एब्जॉर्प्शन कह रहे होते हैं। ठीक है, अब एक ग्राफ आती है जिसमें हम कहते हैं कि ग्राफ AUC, एरिया अंडर कर्व ग्राफ, या फिर प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ होता है। इस ग्राफ के थ्रू हम बताते हैं कि ड्रग कितना एब्जॉर्ब हुआ, कितना कैसे, कितना एब्जॉर्ब होना चाहिए।
अब देखो इस एरिया अंडर कर्व में ये इन डिटेल ना हम आगे के लेक्चर्स में बात करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स टॉपिक आता है, लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स, वहां पे इन डिटेल बात करते हैं। यहाँ पे बस मैं थोड़ी सी बात आपको समझा देना चाहती हूँ कि देखो इस ग्राफ में एक लाइन है, ये लाइन क्या है, मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि इस कॉन्सेंट्रेशन तक किसी भी ड्रग का पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके ऊपर ही जो ड्रग है वो अपना एक्शन शो करेगी। मान लो कि ये कॉन्सेंट्रेशन अगर 100 है और आपने ड्रग लिया और वो 90 तक आया, तो वो ड्रग का लेने का कोई फायदा नहीं है। अगर वो ब्लड में सिर्फ 90 आया तो उस ड्रग का लेने का कोई फायदा नहीं है। कैसे नहीं कोई फायदा है? क्योंकि वो हमारे मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन को क्रॉस नहीं कर पाया, और अगर वो मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो वो अपना थेरेपेटिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। क्लियर है इतनी बात कि हमारा एक ब्लड में मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन होता है और हर एक ड्रग को मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर तक जाना जरूरी है। नो मैटर 101, अगर 100 है मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन तो 101 तक भी पहुंचेगा तभी वो अपना एक्शन शो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन की बात। दूसरी बात इस ग्राफ में आप देख रहे होगे, एक तो ये बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है ना, ये सॉरी ये हमारा, ये देखो स्ट्रेट लाइन जैसा ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला, और ये वाला काफी ज्यादा टिल्टेड लाइन है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, अगर ड्रग आया हमारी बॉडी में तेजी से एब्जॉर्ब हो जाए और हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगा तो फिर वो मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अगर मान लो कम ड्रग उतनी ही आ रही है लेकिन धीरे धीरे आ रही है और उतनी ड्रग जो है भाई एलिमिनेट आउट होती जा रही है, तो ब्लड में एक टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन कम ही है ना। कॉन्सेंट्रेशन अगर वो कम है तो वो अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा। आई नो कई बच्चों को ये बात नहीं समझ में आई होगी, कई बच्चे जिनको नहीं आई है बहुत ज्यादा अपने आप को पुश भी मत करना, क्योंकि दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट पार्ट। लेकिन फिर भी मैं जिन बच्चों को आ गई है उनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि देखो, अगर मान लो आपने 100 mg ड्रग दिया है, दोनों ही केस में, केस 1 और केस 2 दोनों में ही 100 mg ड्रग दिया है, तो अगर मान लो केस 1 में ड्रग जल्दी से एब्जॉर्ब हो गया और उसके बाद एक साथ ड्रग एलिमिनेट आउट हुआ, मतलब कि ये थेरेपेटिक रेंज के तक पहुंचा था, लेकिन यहां पे भी आपने 100 दिया लेकिन 10 एब्जॉर्ब हुआ, फिर 20 एब्जॉर्ब हुआ, तब तक उसमें से 10 एलिमिनेट आउट हो गया, फिर 30 एब्जॉर्ब हुआ, 20 एलिमिनेट आउट हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हो एक टाइम पे जो ड्रग है हमारी ब्लड में वो कम अमाउंट में ही प्रेजेंट है, और कम अमाउंट में अगर प्रेजेंट होगी तो ऑब्वियसली वो अपना फार्मास्यूटिकल एक्शन शो नहीं कर पाएगी, वो अपना थेरेपेटिक एक्शन शो नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन के नीचे ही रहेगी। ठीक है, तो इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो आप बस ये ग्राफ बना के आ जाइएगा, एक्सप्लेनेटरी है ये ग्राफ इटसेल्फ। अब बात करते हैं कि ड्रग जो है अगर उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन में आना है, मतलब ब्लड में अगर उसको आना है, तो उसको किस किस रूट से आ सकता है। देखो वेरियस रूट है जिससे ड्रग जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाए। एक होता है हमारा एंट्रिक रूट, दूसरा होता है हमारा पेरेंटल रूट, और तीसरा होता है हमारा टॉपिकल रूट। एंट्रल रूट क्या है, मतलब कि ड्रग हमारी जीआईटी के थ्रू अगर गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल रूट के अगर को यूज करते हुए सिस्टमिक सर्कुलेशन में आया तो हम उसको कहेंगे कि वो ड्रग जो है हमारा एंट्रल रूट के थ्रू आया है। पेरेंटल रूट मतलब ड्रग आपने डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया है, इंजेक्शन के थ्रू दिया है, तो मतलब पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट में सिर्फ आईवी नहीं आता है, बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पेरेंटल रूट से ज्यादातर बच्चे ये समझते हैं कि सिर्फ आईवी रूट जो है वो पेरेंटल रूट है। नहीं, आईवी हो गया, हमारा आईएम हो गया, हमारा सबक्यूटेनियस हो गया, तो ये सारे जो रूट्स हैं ये हमारे पेरेंटल रूट के अंदर आते हैं। अब आता है टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट भाई नाम से ही पता चल रहा है कि स्किन के सरफेस पे आपने लगा दिया, आई के सरफेस पे आपने लगा दिया कोई ड्रग, तो ये टॉपिकल रूट से ड्रग जो है वो हमारा डिलीवर किया जा रहा है। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ड्रग जो है वो किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रहा है, किस तरीके से एब्जॉर्ब होगा, किस तरीके से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचेगा, वो आपको देखना है। उससे पहले आपको ना क्या करना है, अगर आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन समझना है तो आपको सेल मेम्ब्रेन को समझना ज्यादा जरूरी है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, देखो ये बाहर का जो आप देखो सैंडविच समझो, सैंडविच कौन सी वाली सैंडविच समझने को बोल रही हूँ मैं, कि जिसमें बीच में मियोनीज का लेयर है।
दो ब्रेड है, ये प्रोटीन जो है, प्रोटीन को आप अज्यूम करो कि ये एक ब्रेड का लेयर है और ये दूसरा वाला प्रोटीन जो है ये दूसरा ब्रेड का लेयर है। ठीक है, दो ब्रेड के लेयर्स हो गए और बीच में ये जो आपको दिख रहा है ये बाई लेयर ऑफ लिपिड, ये जो बाई लेयर ऑफ लिपिड है इसको आप समझो कि ये हमारे मायोनीज का लेयर है। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, ब्रेड जो है वो प्रोटीन है, लिपिड जो है वो मायोनीज है, मियोनीज। हाँ हाँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि अब ये बाई लेयर वाली लेयर को मैम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये हमारा मियोनीज का जो लेयर है इसमें भी देखो एक हेड पोर्शन रहेगा, एक टेल रहेगा, हेड रहेगा, टेल रहेगा। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो हेड होता है वो पोलर इन नेचर होता है, ये देखो ये पोलर इन नेचर है, और जो टेल होता है वो हमारा नॉन पोलर इन नेचर होता है। ये जो टेल वाला पार्ट है ये देखो ये नॉन पोलर इन नेचर है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो बाई लेयर ऑफ लिपिड्स हैं ये हमारा एम्पीफिलिक फॉस्फोलिपिड से मिलकर बने, क्योंकि इनके पास पोलर हेड और नॉन पोलर टेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा आ जाओ आगे बढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ। सेल मेम्ब्रेन से हटके अब मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन पे आ जाते हैं। देखो, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन तीन तरीके का होता है। एक होता है ट्रांससेल्यूलर, जिसको हम कहते हैं इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। दूसरा होता है पैरासेल्यूलर, जिसको हम कहते हैं इंटरसेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। और तीसरा होता है वैस्कुलर ट्रांसपोर्ट। तीन तरीके के ट्रांसपोर्ट सिस्टम देख लिया हमने, एक हो गया इंट्रासेल्यूलर, एक हो गया इंटरसेल्यूलर और तीसरा हो गया हमारा वैस्कुलर ट्रांसपोर्ट। तीनों तरह का एक बार रिवाइज करेंगे या पढ़ेंगे। देखो, इंट्रासेल्यूलर क्या है, कहीं भी वर्ड इंट्रा आ जाए मतलब हमारा होता है विद इन, अगर कहीं भी इंटर आ जाएगा मतलब होता है बिटवीन, मतलब विद इन सेल, सेल के अंदर से अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो हम उसको कहेंगे इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। दो सेल के बीच में से अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो हम उसको कहेंगे इंटरसेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। और वेसल्स के थ्रू अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको हम कहेंगे वैस्कुलर ट्रांसपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, एक बार मैंने डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखो, सेल के अंदर से अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, देखो ये सेल के अंदर से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये हमारा ट्रांससेल्यूलर ट्रांसपोर्ट है, जिसका दूसरा नाम इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट आएगा पैरासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। क्या है, दो सेल के बीच में से ट्रांसपोर्ट होना इज नोन एज पैरासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। अब अगर कोई वेसल्स बन के ट्रांसपोर्टेशन होगी तो हम इसको कहेंगे वैस्कुलर ट्रांसपोर्ट। समझ आना चाहिए आपको ये बात, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर व्हाट राइट डाउन द मैकेनिज्म थ्रू व्हिच ड्रग गेट्स एब्जॉर्ब्ड, तो आपको पहले लिखना है कि देखो भाई साहब, तीन तरीके के ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। एक होता है ट्रांससेल्यूलर, जिसका नाम दूसरा नाम इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट है। दूसरा होता है पैरासेल्यूलर, जिसका दूसरा नाम इंटरसेल्यूलर ट्रांसपोर्ट है। और तीसरा होता है वैस्कुलर ट्रांसपोर्ट। इसमें खुद भी बहुत सारे सब डिविजन्स आएंगे, तो पहले ये स्ट्रक्चर या ये डायग्राम आप एग्जाम में बना के आना। अब बात करेंगे कि ट्रांससेल्यूलर या इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट होता कहां है। ये हमारे ज्यादातर जीआई एपिथेलियम में देखने को मिलता है। कहां मिलता है, जीआई एपिथेलियम में देखने को मिलेगा। ट्रांससेल्यूलर या इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट का पहला पॉइंट, पहला सब कैटेगरी अगर मैं बात करूं तो वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है हमारा पैसिव डिफ्यूजन, पोर ट्रांसपोर्ट, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। तो ये सारे कौन से हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर है। मतलब सबसे बड़ा हो गया हमारा ट्रांससेल्यूलर, उससे उसके अंदर आएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसके अंदर आएगा हमारा पैसिव डिफ्यूजन। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब हम सभी जानते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि इधर एनर्जी यूज नहीं होगी। याद करने का छोटा सा तरीका मैं बता देती हूँ। जैसे कि मान लो कि ये सीढ़ी है, हर क्लास में मैं एक ही ये बात एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि देखो बच्चों, मान लो ये एक सीढ़ी है, आप फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो। फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो तो आपका फर्स्ट फ्लोर पे कोई ना कोई, मान लो कोई फ्रेंड या कोई और आपको यहां से, भगवान ना खुदा ना खास्ता, बट चलो मान लो किसी ने धक्का दे दिया, तो क्या फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक जाने के लिए आपको एनर्जी लगेगी। अगर किसी ने धक्का मार दिया, किसी ने आपको पुश कर दिया, तो क्या आपको फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक जाने के लिए आपको एनर्जी लगेगी।
आंसर है नहीं मैम, नहीं लगेगी। आप कहां से मूव कर रहे हो, आप हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तक मूव कर रहे हो, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, डाउन हिल प्रोसेस हो रहा है। तो ये सारा, ये तीनों का तीनों प्रॉपर्टी हो जाएगा हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट का, ये सारा पैसिव ट्रांसपोर्ट का प्रॉपर्टी है। डू नॉट रिक्वायर एनर्जी। दूसरा नाम है पैसिव डिफ्यूजन का नॉन आयनिक डिफ्यूजन, नॉन आयनिक डिफ्यूजन है। याद रखिएगा 90% ऑफ ड्रग जो है वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। 90% ऑफ ड्रग पैसिव डिफ्यूजन शो कर रहे होते हैं। जो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स है ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा, पोर ट्रांसपोर्ट। पोर ट्रांसपोर्ट के बारे में मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, पोर से आपको समझ में आ रहा है यार, एक छोटी सी होल हो सकती है मेम्ब्रेन में, और ये होल मैं बता दूं, पोर का मतलब सिर्फ होल नहीं है, यहाँ पे होल में प्रोटीन प्रेजेंट होगी और इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट अगर होगा तो दिस इज नोन एज पोर ट्रांसपोर्ट। पोर ट्रांसपोर्ट का एक और नाम है दैट इज नोन एज बल्क ट्रांसपोर्ट, एक और नाम है दैट इज नोन एज बल्क सॉरी कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पोर ट्रांसपोर्ट का क्या नाम है, कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने याद कर लिया, बल्क फ्लो याद कर लिया। यहां पे मुझे पोर ट्रांसपोर्ट से एक और बात समझ में आ गई कि पोर ट्रांसपोर्ट मतलब कि जो ट्रांसपोर्टेशन होगी, एक छोटे से प्रोटीन होगी, प्रोटीन चैनल प्रेजेंट होगी, वहां से मूवमेंट होगा ड्रग का, वहां से होगी एब्जॉर्प्शन। तो अब देख लेते हैं कि किस टाइप का ड्रग जो है वो इस पोर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। जो ड्रग है, अगर कोई ड्रग लो मॉलिक्यूलर वेट का है या फिर वाटर सॉल्युबल ड्रग है, तो वो ड्रग्स जो हैं वो यहां से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गए पोर ट्रांसपोर्ट के। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, कि आयन पेयर ट्रांसपोर्ट एग्जैक्टली क्या होता है। देखो, एक आयन प्रेजेंट है, मान लो आपने कोई ड्रग दिया, आपने कोई ड्रग दिया और वो ड्रग ना कोई केटायनिक फॉर्म में हो गया, जरूरी नहीं है केटायनिक, यहाँ एग्जाम्पल लिया गया है। केटायनिक ड्रग है, केटायनिक ड्रग किसी भी जब भी वो जीआईटी में गया तो आयंस जो है वो तो एब्जॉर्ब हो नहीं सकते हैं, है ना। तो आयंस एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो आयंस जो है अपने ऑपोजिट आयन के साथ कपल बना लेंगे, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेंगे। अगर केटायनिक ड्रग है तो वो एनायनिक के साथ जुड़ के एक न्यूट्रल आयन पेयर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा। ठीक है, अब ये न्यूट्रल आयन पेयर कॉम्प्लेक्स जो है वो, अब ये क्योंकि न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो ये, इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये हाइड्रोफिलिक है, करेक्ट, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये लिपोफिलिक नेचर या न्यूट्रल है, तो इसका पैसिव डिफ्यूजन हो जाएगा। पैसिव डिफ्यूजन होगा जैसे ही ये मेम्ब्रेन के उस तरफ पहुंचाना बच्चों, ये अपना पैर जो है वो डिसोसिएट कर लेगा, मतलब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। मतलब की यारी थी इनकी, ड्रग ने सिर्फ मतलब के लिए कपल फॉर्मेशन किया था, क्योंकि इसको दरिया पार करना था, दरिया मतलब मेम्ब्रेन को पार करना था और उसको दूसरी तरफ जाना था। जैसे ही इसका मतलब पूरा हुआ, ये इसने इसको डिवोर्स दे दिया, खुद से अलग कर दिया। ठीक है, तो यहां पे हमने आयन पेयर ट्रांसपोर्ट में क्या सीखा कि आयन जो है दूसरे आयन से पेयर अप करते हैं जस्ट बिकॉज एक न्यूट्रल आयन फॉर्म हो। अगर न्यूट्रल आयन फॉर्म होगा तब ये जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएंगे यूजिंग पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स लाइक कोई भी ड्रग हो जो कि क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड हो या फिर सल्फोनिक एसिड हो, ये कोई भी पीएच में जो है आयनाइज हो जाते हैं। इसलिए हम इसको जब करते हैं, जब इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ये आयन पेयर ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। बच्चों अभी भी देखिए हम फोर्थ पॉइंट पे पहुंचे हैं, लेकिन हम अभी भी किस पे हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट का फोर्थ पॉइंट है। ट्रांससेल्युलर, ट्रांससेल्युलर के अंदर क्या आया, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा पैसिव डिफ्यूजन, फिर पढ़ा पोर ट्रांसपोर्ट, फिर पढ़ा आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट क्या है। देखो, अगर किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कैरियर की रिक्वायर्ड हुई, कि कैरियर चाहिए भाई, इसको यहां से वहां तक ले जाने के लिए कोई ना कोई कैरियर की रिक्वायरमेंट है, तो फिर हम कहेंगे कि यार ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है दिस इज नोन एज कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
कैरियर किस तरीके का होगा, देखो मान लो पहले यहां से दिखा देती हूं मैं कि मान लो विटामिन B12 को अगर एब्जॉर्ब होना है तो उसको कैरियर रिक्वायर्ड है। मेम्ब्रेन के अंदर कैरियर प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर ये कैरियर प्रेजेंट है, ये यहाँ से मेम्ब्रेन से के कैरियर से जो हमारा ड्रग है वो अटैच होगा, ड्रग हमारे मेम्ब्रेन से अटैच होगा, अटैच होने के बाद ये कैरियर जो है उसको दूसरी तरफ लेके जाएगा और उसको वहां छोड़ देगा। एक छोटी सी एनालॉजी से मैं समझाना चाहती हूं कि देखो मान लो आप ये सारी थ्योरी छोड़ो, मेरी बातों पे ध्यान दो। जब आप बच्चे थे आपका एक बस स्टॉप था, स्कूल जाने के लिए बस स्टॉप है ना, आपका मान लो यहाँ पे ये स्टॉप है और ये हमारा स्कूल है, ठीक है, और आप हो, ठीक है, ये आप हो। अब देखो बस जो है वो क्या करती थी, बस स्टॉप पे आती थी, आपको पिक करती थी, दूसरी तरफ जाती थी, आपको छोड़ देती थी, है ना, फिर वापस स्कूल से बस स्टॉप पे लेकर आती थी। तो ये जो बस है ना, बस इज कैरियर, बस इज कैरियर। रोड जो है हमारी, जो रोड जिसपे बस चल रही थी, जो हाईवे थी, वो हमारी है मेम्ब्रेन, और जो ये बच्चे हैं, जो आप हो, ये हो ड्रग। तो अब क्या है कि ड्रग कैरियर क्या करती है, ड्रग को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने का काम करती है, ऐसा नहीं है कि वो मेम्ब्रेन से अलग हो जाए। और हर स्कूल में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ बसेस ही होती थी जिसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ बच्चे ही बैठ सकते थे। अगर हर बस में इक्वल अमाउंट जितने बच्चे होने चाहिए उतने बैठ गए, मतलब बस क्या हो चुकी है, सैचुरेट हो चुकी है। इसलिए कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट जो है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि लिमिटेड कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। दोनों ही डायरेक्शन में मूव करेगी बस जो है, स्टॉप से आपको स्कूल तक भी पहुंचाएगी और स्कूल से आपको स्टॉप तक भी लेकर आएगी। नेक्स्ट है कैरियर्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चर स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि मान लो कि अगर इस स्ट्रक्चर का कोई कैरियर है तो इसी स्ट्रक्चर के जो ड्रग हैं वही आके लग सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ये बता दिया मैंने, एक साइड से दूसरी साइड ले जाने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फैसिलिटेटेड और मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड और मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बच्चों ये होता है कि जो कि कॉम्बिनेशन हो हमारा कैरियर मीडिएटेड प्लस पैसिव। पैसिव मतलब ड्रग्स जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं यूजिंग कैरियर्स। अगर कोई ड्रग हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है यूजिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यूजिंग कैरियर सिस्टम, देन इट इज नोन एज फैसिलिटेटेड और मीडिएटेड डिफ्यूजन, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप का आता है दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ लिया हमने, अब है हमारा बारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ने का। एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, एक्टिव का मतलब होता है एनर्जी यूज हो रही है। इसको भी याद करने का सिंपल सा ट्रिक ये है कि मान लीजिए कि हमारा ऐसे जो मैंने आपको अभी पैसिव डिफ्यूजन बताया था कि ये सीढ़ी है, दिस इज फर्स्ट फ्लोर एंड दिस इज ग्राउंड फ्लोर। क्या है? ये ग्राउंड फ्लोर है। कोई इंसान यहां खड़ा है, अगर इसको ऊपर जाना है तो ये क्या होगा, ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, अपहिल प्रोसेस होगा और एटीपी या एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होगी। तो सेम प्रोसेस होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस में। इसमें क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और अपहिल प्रोसेस है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आएगा, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आएगा। एक बार हम स्ट्रक्चर जो नीचे गिवन है इससे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें याद रखिएगा कि सिर्फ एक टाइप का जो ड्रग है वही मूव करेगा फ्रॉम इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए हम इसको यूनिपोर्ट भी कभी कभी कह देते हैं। तो देखो यहाँ पे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें डायरेक्ट एटीपी का रिक्वायरमेंट है, कोई एक टाइप का ही मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में मूव करेगा, इसलिए हम उसको यूनिपोर्ट कह दिए हैं, ठीक है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको क्या याद रखना है कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी डायरेक्टली यूटिलाइज हो रही है और वन मॉलिक्यूल या एक टाइप का मॉलिक्यूल ही एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है एट अ टाइम फ्रॉम इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, तो इसलिए हम इसको यूनिपोर्ट कह देते हैं। अच्छा, अब आता है कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। फिर देखो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो, एक मिनट पेन का कलर मैं चेंज कर लेती हूँ। देखो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या दिख रहा है कि एक टाइप का मॉलिक्यूल जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव किया है, ठीक है, एटीपी यूज हुआ है।
और दूसरी तरफ एक मॉलिक्यूल लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव किया है। मतलब कि दो टाइप के मॉलिक्यूल की मूवमेंट हुई है, एक का हायर टू लोअर, दूसरे का लोअर टू हायर। और जो हायर टू लोअर है उसने एनर्जी यूज की है, जो इसने एनर्जी बचती है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन यूज करता है। मतलब कि ये ऐसे टाइप का एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें दो टाइप के मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली मूव करते हैं, और जो एनर्जी होती है, एनर्जी जो एक मॉलिक्यूल यूज कर रही है वही एनर्जी दूसरी वाली यूज कर लेती है, बची हुई एनर्जी दूसरी वाली यूज कर ली है। ठीक है, तो डायरेक्टली एटीपी का रिक्वायरमेंट तो नहीं हो रहा है दूसरे वाले मॉलिक्यूल में, उसने पहले वाले की ही एनर्जी यूज कर ली है। ठीक है, अब अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम कह देंगे कि ये सिम्पोर्ट है। अगर दोनों मॉलिक्यूल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम कह देंगे कि ये एंटीपोर्ट है। एक बार थ्योरी के हिसाब से देख लेते हैं। देखो, अगर हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो देखो डायरेक्टली एटीपी रिक्वायर्ड हो रही है। वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो है अगर मूव कर रहा है एक डायरेक्शन में, एक ही मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो हम उसको यूनिपोर्ट कह दिए हैं। एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही आ जाता है आयन ट्रांसपोर्ट, आयन ट्रांसपोर्टर। और आयन ट्रांसपोर्टर में ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर और ऑर्गेनिक कैटायन ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ऑर्गेनिक एनायन मतलब कि एनायन जो है वो मूव कर रहा है फ्रॉम इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, सिर्फ एनायन मूव कर रहा है। अगर सिर्फ कैटायन मूव कर रहा होता है तो हम कह देते हैं कि वो ऑर्गेनिक कैटायन ट्रांसपोर्टर है। अगर हम आगे बात करेंगे तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक आता है एबीसी। एबीसी मतलब एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर। इसमें क्या होता है, जो हमारा मान लो कि ये हमारा सेल के बाहर मान लो कोई हमारा रिसेप्टर प्रेजेंट है, दैट इज पीजीपी। पीजीपी को ही हम पी ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ये क्या करता है, जो सेल के अंदर जितने भी ड्रग्स है ना उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो ये इफ्लक्स ऑफ ड्रग कर रहा है लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो ये क्या है, इफ्लक्स पंप है। ये एबीसी ट्रांसपोर्टर जो है ये इफ्लक्स पंप की तरह काम करता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ड्रग का मूवमेंट कर रहा है। आगे अगर हम बात करेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसमें डायरेक्टली एटीपी यूज नहीं हो रही थी, मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट सिम्पोर्ट, जिसमें ड्रग जो है अगर सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर दो टाइप का मूवमेंट हो रही है ना सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, दो टाइप के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है, एक हायर टू लोअर मूव कर रहा है, एक लोअर टू हायर मूव कर रहा है, करेक्ट। तो फिर अब अगर सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम उसको कहेंगे सिम्पोर्ट, और उसी को कहते हैं को ट्रांसपोर्ट। अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम उसको कह देंगे एंटीपोर्ट। ठीक है, अब आता है हमारा पैरासेलुलर या इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पैरासेलुलर या इंट्रासेलुलर, अब पैरासेलुलर में बता दिया मैंने कि उसको इंट्रासेलुलर भी कहते हैं, इंटरसेलुलर भी कहते हैं। इंटर मतलब कि दो सेल के बीच में से ट्रांसपोर्ट होना इज नोन एज इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग थ्रू द जंक्शन बिटवीन द एपिथेलियल जीआई एपिथेलियल सेल, दो सेल के बीच में से ट्रांसपोर्ट होना इज नोन एज इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। अब देखो इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट जो है वो भी दो तरीके से हो सकता है ना कि यहाँ पे मान लो मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस सेल के बीच में टाइट जंक्शन है, यहां से ट्रांसपोर्ट हो गया तो हुआ तो दो सेल के बीच में से ट्रांसपोर्ट, तो ये हो गया कि परमिएशन थ्रू टाइट जंक्शन। परमिएशन थ्रू टाइट जंक्शन एक टाइप हो गया। मान लो कि ये एक सेल है, ये दो सेल है और ये तीन सेल है, बीच वाले सेल की डेथ हो जाए तो यहाँ पे अगर ये सेल की डेथ हो जाएगी तो फिर यहाँ पे स्पेस रहा। अब ये फर्स्ट और थर्ड सेल के बीच के स्पेस में से अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो भी तो दो सेल के बीच में से ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, तो फिर इसको भी हम कहेंगे कि ये हमारा पैरासेलुलर या इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट का एक पार्ट है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि परमिएशन थ्रू टाइट जंक्शन ऑफ एपिथेलियल बेसिकली अकर्स through the opening which are little bigger than the aqueous pores। aqueous pores से ज्यादा होता है। अगर दो सेल है, दो सेल के बीच में टाइट जंक्शन है और ये जो ओपनिंग है ये हमारे पोर ट्रांसपोर्ट या फिर aqueous pores से ज्यादा का स्पेस है और यहां से ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो इसको हम कहेंगे परमिएशन थ्रू टाइट जंक्शन। अब आता है परजॉर्प्शन। परजॉर्प्शन का मतलब कि तीन सेल्स है मान लो और बीच वाले सेल की डेथ हो जाए और वहां पे एक टेम्पररी ओपनिंग हो जाए और उस टेम्पररी ओपनिंग से अगर सेल का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो फिर हम कहेंगे कि ये एक परजॉर्प्शन मेथड से एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और परजॉर्प्शन कहां से आता है, परजॉर्प्शन जो है पैरासेलुलर या इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट का एक टाइप है।
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वैस्कुलर और कॉर्पस्कुलर ट्रांसपोर्ट। वैस्कुलर और कॉर्पस्कुलर ट्रांसपोर्ट को समझने के लिए मेरी एक बात समझिएगा। वेसल्स एक टाइप का झोला है, झोला मतलब एक बैग है। तो क्या होता है कि ये मान लो ड्रग है, ड्रग जैसे ही आएगा ना, ड्रग जैसे ही आएगा सेल के पास, सेल ना मेम्ब्रेन से एक सराउंडिंग बना लेगा। जैसे कि मान लो कोई सामान आता है घर में जैसे ही सामान आया आपने उसको एक बैग में डाल दिया, तो ये जो बैग है ये वेसल है, ये जो बैग है ये हमारा वेसल है, और हमारा ड्रग उसके अंदर है। उस सामान को बैग में डाल दिया, बैग में से फिर वो दोनों होते हुए ट्रांसपोर्ट होते हुए दूसरी तरफ गए, बैग जो है वो घर में ही छोड़ दिया, सामान को हमने दूसरी तरफ निकाल दिया। तो वेसल का मतलब, वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट का मतलब कि सेल जो है आसपास ड्रग के एक वेसल या एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा और फिर वो उसको अपने अंदर से ट्रांसपोर्ट होने देगा और उसको दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो ये होता है हमारा वैस्कुलर ट्रांसपोर्ट। याद रखिएगा कि वैस्कुलर ट्रांसपोर्ट जो है वो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। क्या होता है? वैस्कुलर ट्रांसपोर्ट एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। अब वैस्कुलर ट्रांसपोर्ट अगर हम पढ़ रहे हैं तो वैस्कुलर ट्रांसपोर्ट के सब डिविजन्स भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो वैस्कुलर ट्रांसपोर्ट के सब डिविजन्स में आता है फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग, फेगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग, पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ड्रिंकिंग। याद कैसे करूं? पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग, पीनो से पीना, पीना क्या? लिक्विड को पिएंगे, तो ठीक है यहाँ पे हो गया पीना। फेगोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग, पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग। अब आ जाएगा हमारा फेगोसाइटोसिस। क्या है फेगोसाइटोसिस? आप सॉलिड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो दैट इज नोन एज फेगोसाइटोसिस सेल ईटिंग, पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग, अपटेक ऑफ फ्लूइड। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस टाइप के मैकेनिज्म जो है, कौन से टाइप का मैकेनिज्म, किस टाइप के ड्रग या ड्रग की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म को फॉलो करे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अगर ड्रग जो है उसकी लिपोफिलिसिटी होगी, अगर ड्रग की लिपोफिलिसिटी होगी और ड्रग जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट 100 to 400 डाल्टन होगा, तब वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट या एब्जॉर्ब होगा। सिमिलरली अगर कोई ड्रग वाटर सॉल्युबल है और मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 100 है, तो वो पोर ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होगा। अगर कोई ड्रग आयनाइज्ड वाले ड्रग है, चाहे वो केटायन हो या एनायन हो, तो वो ड्रग जो है आयन पेयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होगा। सिमिलरली अगर कोई ड्रग का कोई स्ट्रक्चर स्पेसिफिक है, तो वो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, और एंडोसाइटोसिस का मतलब है वैस्कुलर ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्प्शन हो रही है। तो ये सारा मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताया है, ये सारा का सारा मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन है, चाहे वो पैसिव डिफ्यूजन हो या पैसिव ट्रांसपोर्ट हो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो। पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अगर हम होल्ड टुगेदर बोले तो ये क्या है? ये पैसिव, ये हमारे ट्रांस सेल्यूलर के अंदर आते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूंगी दूसरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, जैसे कि पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वैस्कुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो कोई भी ड्रग कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम पिक करता है, डिपेंडिंग कि ड्रग का नेचर या ड्रग किस नेचर का है, ठीक है। ड्रग अगर लिपोफिलिक है, ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, इस चीज पे डिपेंड करेगा वो, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा इस टॉपिक का एंड। तो अब देखिए कि हमारे पास फार्मेसी इंडिया के पास हर एक कोर्स के लिए, हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग बुक्स अवेलेबल हैं। इन टेक्स्ट बुक्स को आप परचेज करके आप इनके एमसीक्यू सॉल्व करके अपने प्रिपरेशन और ज्यादा बेहतरीन बना सकते हो। जैसे कि मिशन फार्मासिस्ट बुक है, फार्मासिस्ट वाले बच्चों के लिए, जो फार्मासिस्ट का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए है मिशन फार्मासिस्ट बुक। इनमें है प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जैसे 30 ईयर प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गया, और फिर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस मॉडल पेपर्स वगैरह भी मिल रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा अच्छी बुक है फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए। ड्रग इंस्पेक्टर के जो प्रिपरेशन करने को सोच रहे हैं उनके लिए हमारे पास है ड्रग इंस्पेक्टर की बुक, जिसमें आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्लस मॉडल क्वेश्चन पेपर्स। सिमिलरली आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए हमारे पास है आरआरबी फार्मासिस्ट सक्सेस किट। यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर के लिए हमारे पास अलग से बुक है, जिसमें आपको मिलेंगी 30 मॉडल पेपर्स। उसके बाद उसके अलावा आपको सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल कराई गई है।
जीपैट पंच बुक में आप जीपैट की प्रिपरेशन और भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जीपैट पंच बुक में आपको प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल रहे हैं विद देयर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। एम्स फार्मासिस्ट बुक में भी आपको सिमिलरली 5000 प्लस एमसीक्यूज देखने को मिल रही हैं, 30 मॉडल पेपर्स देखने को मिल रहा है और आपको ऑनलाइन मॉडल पेपर्स भी मिल रहा है। तो इसी पैकेज में आपको ऑनलाइन पेपर भी देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग बुक हमारे पास अवेलेबल है। अब आप पूछोगे कि इन बुक्स को हम कैसे परचेज कर सकते हैं। इन बुक्स को आप फ्लिपकार्ट या अमेजन या फिर हमारे मोबाइल ऐप पे जाके परचेज कर सकते हो, ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे ट्यून और हमारे साथ ऐसे ही पढ़ते रहो। एग्जाम तक हम आपको हर एक टॉपिक क्लियर करके देंगे और इसके क्वेश्चंस भी आप साथ में साथ सॉल्व करते रहना ताकि आपका प्रिपरेशन और ज्यादा स्ट्रांग हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।